अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के टॉपिक में हम सीखेंगे स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट। स्पीड ऑफ लाइट को सबसे पहले गैलीलियो ने मेजर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकलसन। उसने एक अपरेटस जो है वो डिज़ाइन किया जो कि स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए था। तो बेटा इनिशियली ये समझा जाता था कि स्पीड ऑफ लाइट को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट होती है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को तस्लीम करते थे कि स्पीड ऑफ लाइट को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इनफाइनाइट होती है। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की कोशिश की थी उस साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो। गैलीलियो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने में कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन उसने इतना ज़रूर बता दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट नहीं है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। ऑल्दो इसके पास इतना अच्छा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट नहीं था कि वो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर कर सके, लेकिन वो इस बात को प्रूव करने में कामयाब हो गया था कि स्पीड ऑफ लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर लेती है। लिहाजा उसने ये कंक्लूजन लाजमी दे दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट नहीं होती। उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकलसन। उसने एक अपरेटस डिज़ाइन किया जिस अपरेटस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस अपरेटस की हेल्प से उसने स्पीड ऑफ लाइट को सक्सेसफुली मेजर किया। बट आज का हमारा टॉपिक है माइकलसन एक्सपेरिमेंट टू मेजर स्पीड ऑफ लाइट। तो ये किस तरह अपरेटस इसने डिज़ाइन किया वो सारी डिस्कशन आज हम देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ट्राई टू मेजर स्पीड ऑफ लाइट बट ही फेल्ड। After that, Michelson was the first scientist who successfully measured the speed of light. Here we discuss his experiment called Michelson experiment. तो बेटा माइकलसन एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं। सबसे पहले 8 साइडेड मिरर था इसके अंदर। ये हमारे पास 8 साइडेड मिरर है। उसके साथ एक लेज़र लाइट सोर्स होगी, उसके साथ एक टेलीस्कोप के साथ मोटर और प्लेन मिरर। ठीक है। तो बेटा ये जो है हमारे पास जो 8 साइडेड मिरर है ये बिल्कुल एक बॉक्स की तरह है जिसकी 8 साइडें हैं और हर साइड के ऊपर सेपरेटली एक मिरर अटैच है। उस मिरर के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके बैक जो है वो ट्रैवल करती है। यहाँ पे हमने इस 8 साइडेड मिरर को एक मोटर के ऊपर, मोटर की शाफ्ट के ऊपर फिक्स किया हुआ है। जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देता है। लेकिन इनिशियली फ़िलहाल हम यही समझते हैं कि ये रेस्ट पे है और यहाँ से लेज़र लाइट इसकी एक साइड से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक करती है। रिफ्लेक्ट बैक करके यहाँ पे एक प्लेन मिरर अटैच है, उस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होती है दोबारा से, और यहाँ से फिर दोबारा इस 8 साइडेड मिरर की एक और साइड से रिफ्लेक्ट बैक होके टेलीस्कोप से हमें नज़र आती है। ये तब है जब ये जो है वो 8 साइडेड प्लेन मिरर रेस्ट पे है। तो बेटा जब ये हमारे पास 8 साइडेड मिरर रेस्ट पे है उस वक्त यहाँ से लेज़र लाइट टकराती है, रिफ्लेक्ट बैक प्लेन मिरर से होती है और यहाँ से दोबारा से फिर रिफ्लेक्ट बैक होके इसकी किसी और सरफेस से, एक दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होके टेलीस्कोप से हमें दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा भी रोटेट करवाते हैं, इसका एंगल चेंज करते हैं, तो ये लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होके हमें दिखाई नहीं देती। ये सम एंगल किसी और एंगल पे चली जाती है जिसकी वजह से ये टेलीस्कोप में इंटर नहीं करती। इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसी सूरत में लाइट यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होके टेलीस्कोप में दिखाई देगी। अब इसको ज़रा सा भी टर्न कर देंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो ये एंगल चेंज हो जाएगा और ये एंगल भी चेंज हो जाएगा, लिहाजा हमें यहाँ से लाइट दिखाई नहीं देगी। तो बेटा ये बात आपने जहन में रखनी है। इसके नीचे एक शाफ्ट लगी हुई है, जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ से ये लाइट जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देना बंद हो जाएगी। इस 8 साइडेड मिरर और इस प्लेन मिरर के दरमियान जो फासला है हमने इसको d से ज़ाहिर किया है। तो बेटा अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग और डेरिवेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 8 साइडेड मिरर में हमारे पास हर साइड को हम एक ख़ास नंबर से शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और हर साइड जो है उसका जो एंगल होगा वो सेम होगा, क्योंकि 8 साइडेड ये जो 8 साइडें हैं वो आपस में सेम होंगी। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, और ये 8 साइडें हैं तो यहाँ पे 8 थीटा हमें नज़र आएंगे, यानी सारे एंगल आपस में सेम होंगे। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 8 के 8 एंगल हैं, 8 थीटा मिलके हमारे पास 2 पाई यानी एक कंप्लीट रोटेशन बनाते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। यहाँ से अगर हम थीटा को निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर 8। ये आपने पॉइंट जहन में रखना है क्योंकि हम इसको डेरिवेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हर साइड जो है वो आपस में सेम है, जिसकी वजह से हर एंगल भी आपस में सेम है और एक एंगल जो है वो 2 पाई ओवर 8 के बराबर है। तो बेटा यहाँ पे जब लाइट इसके ऊपर टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होके वापस जाके टेलीस्कोप में पड़ती है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो यहाँ से हमें लाइट दिखाई देती है। जैसे ही हम इस मोटर को ऑन करते हैं, जैसे ही हम इसको रोटेशन को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो यहाँ से हमें लाइट दिखना बंद हो जाती है क्योंकि ये एंगल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से इनकमिंग लाइट आना भी बंद हो जाती है। अब हम करते क्या हैं, अब हम करते ये हैं कि इसके नीचे जो मोटर लगी हुई है उस मोटर की फ्रीक्वेंसी को स्लाइटली इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। हम दर्जा ब दर्जा बतदरीज ग्रेजुअली ये जो है इसके नीचे शाफ्ट लगी हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है जिसके ऊपर दोबारा से ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आंखों में पड़ना शुरू हो जाती है।
अब इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि इस फ्रीक्वेंसी, इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहाँ से लाइट रे इधर से टकरा के प्लेन मिरर से वापस आने में जितना टाइम लेती है, उतना ही टाइम एक फेज़ नेक्स्ट फेज़ को रिप्लेस करने में लेता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ये मोटर, तो यहाँ पे जितनी देर में 7 फेज़ 8 फेज़ को रिप्लेस करता है, उतनी ही देर में लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती है। जैसे ही लाइट इधर 7th फेज़ से रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है और जैसे ही वो वापस आती है, तो यहाँ पे उसको फेज़ 1 का सामना नहीं करना पड़ता, उसको एज इट इज़ फेज़ 8 का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अब 8 फेज़ ने जो है वो फेज़ 1 को रिप्लेस कर दिया हुआ है। और लाइट को यही फील होता है कि वो एक ही फेज़ से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ पे टेलीस्कोप पे पड़ रही है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जितना टाइम एक फेज़ को नेक्स्ट फेज़ में रिप्लेस होने में लगता है, वो जो टाइम है वो टाइम इस टाइम के इक्वल है जितना ही टाइम यहाँ से लाइट प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आने में जो टाइम लेती है, उस टाइम को इस टाइम के हम इक्वल कह सकते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो बेटा जब ये वाला सिनेरियो होता है, इस फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स कर देते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हम मज़ीद चेंज नहीं करते, क्योंकि अब हमारा मकसद पूरा हो चुका है। अब हमारी जो लाइट है हम दोबारा से दिखना शुरू हो गई है। अब हम इस फ्रीक्वेंसी को फिक्स करेंगे और इस फ्रीक्वेंसी को वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आगे चल के हमें इस्तेमाल में आएगी, हम इसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बेटा ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जब फिक्स हो गई, अब हमने इसको नोट डाउन भी कर लिया। अब हम चलते हैं जी इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 टाइम है। एक टाइम वो कि पिछला फेज़ जो टाइम लेता है अगले फेज़ को रिप्लेस करने में, उसको भी टी से ज़ाहिर कर सकते हैं, और लाइट को जाने में और वापस आने में जो टाइम लगता है उसको भी हम टी से ज़ाहिर करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं लाइट को जाने में भी डी फासला कवर करना पड़ा और वापस आने में भी डी फासला कवर करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से आपने याद रखना है लाइट में जाने और आने में डी फासला नहीं बल्कि 2D फासला कवर किया है। तो अब हम इसकी डेरिवेशन में करेंगे क्या? तो अब हम इसकी डेरिवेशन में ये दोनों टाइम्स के रिलेशन निकालेंगे, इसकी इक्वेशन भी निकालेंगे और इसकी इक्वेशन भी निकालेंगे, और इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। इस टाइम को और इसी टाइम को, इन दोनों टाइम्स को आपस में इक्वेट करके हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वही हमें स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट देगी। तो सबसे पहले हम रोटेशन का टाइम निकालते हैं। ये जो 7th फेज़ है, 8th फेज़ में जाने में जो इसने टाइम लेगा, इसको हम रोटेशन का टाइम, यानी 1/8 रोटेशन हुई है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1/8 रोटेशन हुई है। तो यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा आपको पता है 2πf के बराबर होता है, और थीटा अभी हमने ड्राइव किया था, ये 2π/8 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2π/8 इज इक्वल टू 2πf इंटू टी। यहाँ से अगर हम इसको 2 फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास जो टी आ जाएगा वो 1/8f के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रोटेशन का टाइम है, वो रोटेशन का टाइम जिस रोटेशन में 7th फेज़ ने 8th फेज़ को रिप्लेस किया है, उस टाइम की हमने डेरिवेशन यहाँ पे कर ली है। अब हम इस टाइम की डेरिवेशन करेंगे। ये वो टाइम है जिसमें लाइट गई भी है और वापस भी आई है, यानी लाइट ने जाने और आने में डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे नाउ फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू VT। हमें पता है यहाँ पे ये स्पीड है और हम यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट की स्पीड को हम C से ज़ाहिर करते हैं, और यहाँ पे S डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमारे पास 2D के बराबर होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हम यहाँ पे पुट करेंगे। S बराबर 2D के आ जाएगा और V बराबर C के आ जाएगा, तो 2D इज इक्वल टू CT के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो t आ जाएगा 2D/c। तो बेटा ये हमारे पास सेकंड टाइम आ गया है, ये दूसरा टाइम है, ये वो टाइम है जो लाइट को जाने और आने में लगा है। इस टाइम की इक्वेशन हमारे पास 2D/c आ गई है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर लेंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास 1/8f इज इक्वल टू 2D/c आ जाएगा। और यहाँ से अगर c को हम सब्जेक्ट बनाते हुए एक साइड पे लेके जाएं तो c इज इक्वल टू 16fd। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले बताया हमने नोट डाउन की हुई है, वो हमें पता है, और डिस्टेंस ऑलरेडी नाउन है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से रोटेटिंग मिरर और प्लेन मिरर के दरमियान, ये भी हमारे पास कैलकुलेटेड है, ये हमने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखना है। तो यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट आएगी वो आएगी c इज इक्वल टू 2.9979 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये हमारे पास वैक्यूम या एयर के लिए है, लेकिन जैसे ही लाइट किसी मीडियम में इंटर करती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है, और ये वाली वैल्यू नहीं रहती बल्कि इसकी निस्बत क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जितना उस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंडेंट है। जितना मीडियम डेंसर होगा लाइट की स्पीड उतनी ही क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।